हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि हम भारत का भूगोल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे सभी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उसका हर एक पार्ट देख सकते हैं। और साथ में आज हमने यूपी स्पेशल जो कि आरओ और एआरओ के लिए स्पेशल टॉपिक तैयार कर रखा है, जो कि मैंने आज पहला पार्ट यूपी स्पेशल का करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा तो उसको भी प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप उसको एक बार जरूर देखें, यूपी स्पेशल टॉपिक। ठीक है, तो फिर आज हम शुरू करने वाले हैं अपना भारत के भूगोल में 5वां पार्ट, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला, यह भारत का वास्तविक स्वरूप इसी श्रृंखला के उपरांत धारण हुआ। आपको पता है कि जो है नीचे आपका जो प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का ये वाला स्वरूप था, ये आपको पता ही है कि सबसे पहले कहाँ पर ये विस्तारित था। तो सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ थी, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास इसकी स्थिति थी। तो फिर ये 4 हलचलों के कारण धीरे धीरे ये ऊपर उठता गया और फिर इसके बाद अंगारा लैंड से ये आपका ये वाला भाग किस लैंड का भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय भाग था गोंडवाना लैंड का। और ऊपर जब ये धीरे धीरे 4 हलचलों के कारण ऊपर आगे बढ़ता गया अपना प्रायद्वीपीय भारत, तो फिर ऊपर कौन सा भूभाग था, तो ऊपर था अंगारा लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड ऊपर था और नीचे गोंडवाना लैंड। तो ये धीरे धीरे प्रायद्वीपीय भारत ऊपर गया और नीचे की तरफ जो है अंगारा लैंड आता रहा। तो दोनों आपस में टकराने से जो है हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, जैसा मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो ये आपको छोटा सा मैप भारत का, जो उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, उसका फिगर जो मैंने बना के रखा है कि भारत के जो है किस क्षेत्र में जो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला स्थित है। तो इस हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आप सभी को बता दें कि भारत का वास्तविक स्वरूप इसी श्रृंखला के उपरांत धारण हुआ। जब ऊपर से अंगारा लैंड, नीचे से गोंडवाना लैंड टकराया, तब आपका पूरा वास्तविक भारत जो है, जो इस प्रकार का भारत है, इस प्रकार का भारत का वास्तविक स्वरूप धारण हुआ था। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो भारत का वास्तविक स्वरूप इसी श्रृंखला के उपरांत धारण हुआ था, जो कि तृतीय क्रम या टर्शियरी क्रम के चट्टानों से निर्मित है। जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है 6 प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। और तृतीय क्रम की चट्टान से जो है किसका स्वरूप उत्थान होता है, किस स्वरूप का निर्माण होता है, तो यह निर्माण होता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला का। ये तीसरे क्रम की चट्टानों से निर्मित होता है। तो आपसे पूछे कि जो हिमालय पर्वत है, यह किस क्रम में इसका निर्माण हुआ था, तो तृतीय क्रम या टर्शियरी क्रम में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, आपको बता दें कि जब ऊपर का जो ये अंगारा लैंड था, यहाँ पर जो है जब और नीचे से गोंडवाना लैंड जब दाब डाला और ये ऊपर से दोनों जब आपस में टकराए, तो जो है हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। तो यहाँ पे एक पामीर का पठार भी विकसित हो जाता है। पामीर के पठार से जो है एक श्रृंखला निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विश्व का छत किसे कहते हैं, तो इसे पामीर का पठार कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। और यहीं से जो है एक श्रृंखला निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये वाली पर्वत श्रृंखला जो है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसको आप याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के सहारे जो है, पर्वत श्रृंखला के सहारे जो है कौन सा पठार विकसित होता है, तो यह तिब्बत का पठार विकसित होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व का छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को। अगर पामीर का पठार ऑप्शन में ना हो तो आप तिब्बत का पठार भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे जो दूसरी श्रेणी विकसित होती है, उस श्रेणी का नाम हो जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का विकास कहाँ से होता है, पामीर के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और इसका एक ही श्रृंखला जो है ऐसे करके म्यांमार से होते हुए और कहाँ पर आता है, जो द्वीपकूप में विकसित है, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही विस्तार है हिमालय पर्वत का। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है 3 स्वरूपों में होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण 3 स्वरूपों में होता है। इसकी 3 चोटियां हैं ऐसे करके। पहली चोटी है और ये तीसरी चोटी हो जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी चोटी होती है। पहली हिमालय का जो निर्माण होता है 3 श्रृंखलाओं में होता है। पहली सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो ये हो जाता है बृहद हिमालय, और मध्य या लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इन 3 हिमालयों का निर्माण जो है किस क्रम की चट्टानों से होता है, तो तृतीय क्रम की चट्टानों से हिमालय का निर्माण हुआ है।
ठीक है। हिमालय जहाँ पे स्थित है वहाँ पे पहले क्या स्थित था, तो वहाँ पे टेथिस भूसन्नति स्थित थी। आपको मैंने बताया कि नीचे से जो है अंगारा लैंड, नीचे से गोंडवाना लैंड, ऊपर से अंगारा लैंड, और इसके बीच में कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर था। तो इसके ऊपर से जो है गंगा, सिंधु, सतलज नदियों से जो पानी आता था नदियों के द्वारा मलबा लेकर, तो इस जो है टेथिस सागर को पाट दिया गया, मतलब इसी में अपना मलबा भर दिया गया। और नीचे से जो चंबल, बेतवा, केन नदियाँ थीं, इनके द्वारा जो है प्रायद्वीपीय भारत से नदियों से मिट्टी और दलदल जो सब कुछ पदार्थ थे लाकर इस महासागर में विस्थापित किया गया। तो जिससे जो है धीरे धीरे और टकराता गया, तो नीचे से प्रेशर पड़ने से हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेथिस भूसन्नति के स्थान पर कहा जाता है कि हिमालय की स्थिति जो वर्तमान में दिखाई देती है, पहले इस स्थान पर कौन सा सागर था, तो आपको बताना है कि टेथिस भूसन्नति यहाँ पर स्थित थी। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कि भूसन्नति की संकल्पना किसने दिया था, तो यह दिया था हालयोम डाना ने। हालयोम डाना ने भूसन्नति की संकल्पना का सिद्धांत दिया था। लेकिन भूसन्नति का सिद्धांत जब पूछे भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था कोबर ने। वही संकल्पना पूछे तो किसने दिया था, तो संकल्पना दिया था हालयोम डाना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिमालय किन चट्टानों से निर्मित है, तो तृतीय क्रम की चट्टानों से निर्मित है। जहाँ पे हिमालय निर्मित है वहाँ पे पहले कौन सा सागर था, तो टेथिस महासागर था। ठीक है। भूसन्नति की संकल्पना किसने दी, हालयोम डाना ने। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछता है कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो यह है अंगारा लैंड का। ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है किसका भाग है, तो यह अंगारा लैंड का भाग है। जबकि हिमालय किसका भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। साथ में ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। अब देखते हैं हिमालय की गर्भ में रीढ़ के रूप में कौन सी चट्टान है। तो हिमालय की गर्भ में जो रीढ़ के रूप में कौन सी चट्टान विद्यमान है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान। हिमालय के गर्भ में कौन सी चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। आपको जैसे मैंने बताया था कि जो है चट्टानें भारत में 8 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन था, आर्कियन क्रम की, और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था, धारवाड़, गोंडवाना, इस क्रम की चट्टानें थी। तो पृथ्वी पर जो है अपने भारत में सबसे पहले निर्मित कौन सी चट्टान थी, आर्कियन क्रम की। तो इसलिए जब नीचे से अंगारा लैंड नीचे से गोंडवाना लैंड, ऊपर से अंगारा लैंड, तो जब दोनों आपस में टकराए तो फिर हिमालय की गर्भ में कौन सी रीढ़ के रूप में कौन सी चट्टान निर्मित होती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान हिमालय के गर्भ में निर्मित होती है। ठीक है। अब देखते हैं मध्य या लघु हिमालय में क्या निर्मित है, करेवा का मैदान। ठीक है। तो करेवा का मैदान में किस फसल की खेती की जाती है, जो मध्य या लघु हिमालय है इसमें करेवा का मैदान पाया जाता है। और इसी करेवा के मैदान में कौन सी फसल की खेती करी जाती है, जो कि ये करेवा का मैदान कहाँ पाया जाता है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तो यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और इस करेवा के मैदान में किसकी खेती की जाती है, जाफरान या फिर केसर की। ठीक है। जाफरान या केसर की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि करेवा के मैदान में किसकी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है, तो केसर की खेती की जाती है। ठीक है। तो ये तृतीय क्रम की चट्टान से हिमालय का निर्माण हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में भारत को क्लियर करा है। पहला कौन था, तो पहला था प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला भाग निर्मित हुआ। और इसके बाद दूसरे क्रम में हमने ये वाला भाग पढ़ा। ठीक है। ये वाला भारत का भाग पढ़ा। और अब हम पढ़ने वाले जो बीच का भाग है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ये पहले नंबर पर कंप्लीट किया, दूसरा ऊपर वाला और तीसरा बीच वाला कंप्लीट करने वाले हैं, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि ऊपर है पामीर का पठार, वहाँ से एक श्रृंखला निकलती है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, तो ये हो जाता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत ये श्रेणियाँ आती हैं जिसे हिमालय कहते हैं। और इसके बाद नीचे मैंने आपको बताया था ये हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। और इसके बाद दूसरी वीडियो में, मतलब आज के वीडियो में हम इसका उत्तर का विशाल मैदान क्लियर करेंगे। और ये जो है उत्तर का पर्वतमाला कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। जो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको पेन से बता रहा हूँ। इसका विस्तार जो है कुछ इस तरह से है। तो उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह पंजाब से असम तक इसका विस्तार है, ये भी आप देख सकते हैं।
तो पहला मैंने लिख रखा है, पहला पार्ट हो जाता था प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला और तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। उत्तर के विशाल मैदान में कुछ प्रकार की, जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि विसर्पण, छाड़न झील या सघन जनसंख्या या सघन कृषि इन्हीं मैदानों में पाई जाती है। जो उत्तर का विशाल मैदान है, इन्हीं विशाल मैदान में नदियां जो है विसर्पण के माध्यम से, मतलब नदियां जब ऐसे ऐसे करके चलती हैं तो इसे जो है विसर्पण कहा जाता है। छाड़न झील जो खुर के आकार का, जब ऐसे नदियां मान लो ऐसे बह रही हैं तो बीच में यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी के जमाव से नदियाँ ऐसे सीधे बहने लगती हैं, तो यहाँ पे ब्रेक लग जाता है और यहाँ भी। तो इस प्रकार की यहाँ पे एक छोटी सी नदी, मतलब छोटा सा ऐसे झील बच जाता है, तो इसे छाड़न झील कहते हैं या गोखुर झील भी कहते हैं। तो हम इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पूछा जाता है कि जो विशाल मतलब मैदानों में किस प्रकार की नदियाँ जो है किस प्रकार के आकार बनाती हैं, तो विसर्पण का निर्माण करती हैं, छाड़न झील का, सघन कृषि क्षेत्र का, या यहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या भी निवास करती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि जो है ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, तो यह चतुर्थ क्रम की चट्टानों या इसे क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों से निर्मित है, या कह सकते हैं चतुर्थ क्रम की चट्टानों से भी निर्मित है। ठीक है, तो ऊपर से कौन कौन सी नदी बह रही थी जो इसका निर्माण करती है, जो इस मैदान का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदियां आकर इसमें अपना मलबा गिरा रही थी इस क्षेत्र में, तो ऊपर से सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आपका इधर से आ रहा था, तो इस क्षेत्र में जो है अपना मलबा गिराया। गंगा आपका यहाँ से हो जाता, सिंधु जो है इस प्रकार से, सिंधु, सतलज, गंगा, तो इसमें लाकर जो है विशाल मैदान में अपना जो है मलबा गिरा रही थी। और वहीं प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियाँ जाकर अपना मलबा इसमें गिरा रही थी, तो हो जाता है चंबल, केन, बेतवा, सोन। तो ये नदियां जो है अपने द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी, तो इन नदियों के द्वारा जो है दक्षिण के पठार से और जो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला से, तो इन 2 नदियों के द्वारा जो है उत्तर का विशाल मैदान निर्मित होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे नवीन चट्टान कौन सी है, तो यह सबसे नवीनतम चट्टान पूछे तो यह हो जाता है आपका चतुर्थ क्रम का चट्टान, जिसे क्या कहते हैं क्वार्टनरी क्रम की चट्टान भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, मैंने बता दिया कि नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है और किसी मतलब जो इस उत्तर के विशाल मैदान में स्थापित की गई है, मतलब विस्थापित की गई हैं, उसी क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान, यह जो है भौतिक प्रदेश जो है उत्तर का विशाल मैदान, ये 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है 4 भौतिक प्रदेशों में। पहला प्रदेश हो जाता है आपका भाबर प्रदेश, दूसरा हो जाता है तराई प्रदेश, तीसरा हो जाता है बांगड़ प्रदेश, चौथा हो जाता है खादर प्रदेश। अब हम इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। यह उत्तर के विशाल मैदान को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले मतलब अभी पीछे बताया था कि जो है उत्तर के विशाल मैदान को 4 प्रदेशों में बांटा गया। पहला प्रदेश हो जाता है भाबर प्रदेश, दूसरा हो जाता है तराई प्रदेश, तीसरा हो जाता है बांगड़ प्रदेश और चौथा हो जाता है खादर प्रदेश। अब हम इनके बारे में आपको बता दें कि नदियाँ जब जो है किसी दूसरे देश का क्यों ले, अपने ही देश का लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत से जो नदियाँ जो है ऊपर से बहते हुए नीचे आती हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे करके यूपी में प्रवेश करती हैं और इसके बाद प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती हैं। तो जब नदियां पर्वत से बहती हुई नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े भी लेकर ये उतरती हैं। ठीक है, तो नदियाँ इसमें दिखाई नहीं देती क्योंकि चट्टान बड़े होते हैं, तो नदियाँ इन्हीं चट्टानों के नीचे से बहते हुई निकल जाती हैं। तो पहला मैदान जो निर्मित होता है, यानी पहला प्रदेश जो निर्मित होता है, इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, तो इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो भाबर प्रदेश की विशेषताएं क्या है, नदियां इसमें बड़े बड़े चट्टानों के नीचे से बहती हैं, इसलिए नदियां यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। ये अनुपजाऊ होती हैं क्योंकि बड़े बड़े चट्टान होते हैं, तो यहाँ पे कोई फसल पैदावार नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ जो है तो इस क्षेत्र में बड़े बड़े घास पाए जाते हैं जो कि इन पत्थरों के बीच से निकलती हैं, आपको याद रखना। तो हाथी घास पूछा जाता है किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो भाबर प्रदेश में पाई जाती है, या इसे क्या कहते हैं, समाई घास भी कहते हैं। और यह क्षेत्र कहाँ निर्मित होता है, बिल्कुल पर्वतों के सटे हुए क्षेत्रों में।
इसे कहते हैं। और जो है यह हिमालय शिवालिक की तलहटी में निर्मित होता है। जो ये हिमालय के तलहटी मतलब ये पर्वत के जस्ट पास ही यह प्रदेश निर्मित होता है। ठीक है, तो भारत को मैंने बताया कि हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक है बृहद हिमालय, फिर है मध्य या लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। तो ये जो है नदियां बहकर आती हैं तो इसी शिवालिक के पास जो है भाबर प्रदेश का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े जो है लाकर स्थापित कर देती हैं, तो जिसमें जो है नदियां दिखाई नहीं देती हैं और ये अनुपजाऊ होता है। यहाँ पर हाथी घास या सवाई घास पाए जाते हैं, इसको भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट जो है, जब नदियाँ इन पत्थरों से होते हुए थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ जो नीचे जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तो यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं, लेकिन जो बारीक पत्थर के टुकड़े होते हैं, धूलकण होते हैं, वो थोड़ा दूर जो है इस भाबर प्रदेश से थोड़ा दूर आके इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में जो है स्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं तराई प्रदेश। जब जो है नदियाँ भाबर प्रदेश से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उस प्रदेश को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश उपजाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मिट्टी कण पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, तो ये उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये लेकिन ये दलदली होता है, दलदली भूमि होता है और यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप होता है। आपको पता ही होगा कि बरसात के बाद जो है कुछ प्रदेश जैसे यूपी, बिहार, नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में जो है मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है निकलकर सामने आती हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जो है, इन्हीं तराई क्षेत्रों में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति स्पेशली कहाँ पाई जाती है, यूके यानी उत्तराखंड में, यूपी, बिहार, नेपाल में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। तराई पूछा जाता है कि तराई प्रदेश में किस प्रकार की भूमि पाई जाती है, तो दलदली भूमि पाई जाती है। तराई प्रदेश में मिट्टी दलदल होने के कारण मच्छरों का प्रकोप होता है और यहीं पे जो है थारू जनजाति निवास करती है, इसको भी याद रखना। फिर इसके बाद थोड़ा नदियाँ आगे बढ़ती हुई निकलती जाती हैं और इसके बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो अगर वर्षा अधिक हुआ होता है, मतलब बाढ़ की स्थिति होती है, तो ये नदियाँ अपना विस्तार थोड़ा यहाँ तक कर लेती हैं, मतलब थोड़ा ऊपरी प्रदेशों में भी पहुँच जाती हैं। और जब यहाँ पे पहुँच जाती हैं, मतलब ये ऐसा कभी होता है कि 10 से 12 वर्षों में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वर्षा का पानी पहुँचता है। ठीक है, और जब अगर कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं पहुँचता, मतलब हर साल वर्षा का पानी यहाँ तक नहीं जाता है, तो ये ऊपर के क्षेत्र जो है ये अनुपजाऊ हो जाते हैं, ऊसर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख के रखा है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसका मतलब होता है कि 10 से 12 वर्षों में बाढ़ आती है, मतलब आए या ना आए, लेकिन ऐसा अनुमान माना जाता है कि 10 से 12 वर्षों में अगर बाढ़ वहाँ तक पहुँच गई है और हर साल बाढ़ का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो वो प्रदेश बंजर हो जाता है, रेह हो जाता है, ऊसर खाबड़ हो जाता है और कल्हर मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी वहाँ की फसल में पैदावार नहीं होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्राचीन सिंचित प्रदेश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन सिंचित प्रदेश किसे कहते हैं, यही खादर, बांगर, तराई, भाबर प्रदेश ऑप्शन में रहेगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांगर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, और जहाँ पे वर्षा का पानी लगातार पहुँचे, हर साल पहुँचे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खादर प्रदेश। ये भी आप याद रखेंगे, उसे खादर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, यानी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष वर्षा का पानी पहुँच जाता है, इसलिए यह सबसे उपजाऊ प्रदेश है। सबसे उपजाऊ प्रदेश पूछे कौन सा है, तो खादर है। खादर को ऐसे आप याद कर सकते हैं, खाद, जहाँ पे खाद रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊपन होगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस खादर प्रदेश से होती हुई नदियाँ बहती हुई विसर्पण करते हुए कहाँ पे चली जाती हैं, ये समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं। और जब ये जो है समुद्र में पहुँचती हैं तो ये जो है क्या निर्माण करती हैं, तो यहीं पे ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछा जाता है हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा आपसे देखिए, एक धारा यहाँ से गई, दूसरी धारा यहाँ से गई, तो बीच में ये भाग उठा रह जाता है। ठीक है, तो ये बीच में ये वाला भाग जो है जमीन का, ये उठा रह जाता है, तो ये देखिए डेल्टा का आकार का बन जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। स्टूडेंट आज इतना पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं रहेगी, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। इस हिसाब से हमने आज जो है भारत का विस्तार जो है भौगोलिक दृष्टि से कैसे है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। PDF डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।